Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट्स में आखिरकार अब करना क्या चाहिए और रिटेल निवेशकों के लिए अब क्या अपॉर्चुनिटी है या फिर यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। मेरे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी जुड़े हैं, ग्रुप चेयरमैन इंडी ट्रेड कैपिटल के। सुदीप जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया अपना समय बिज़ तक को देने के लिए। सर जी नमस्कार, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सुदीप जी, पहला प्रश्न जो सबके मन में है, मैं पहला वही पूछ रहा हूं आपसे, वो है ये कि मार्केट्स पे इस समय करना क्या चाहिए। एक आम निवेशक अब अप्रोच क्या रखे मार्केट पे, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ एक महीने से बहुत न्यूज़ फ्लो डोमिनेट कर रहा है इंडियन मार्केट्स को, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो या फिर अपने ही जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला अब जो शुरू हो गया है, महंगाई आने वाले समय के लिए बढ़ेगी। तो ऐसे माहौल में अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस घबराए हुए हैं इक्विटी मार्केट से, तो अब रिटेल निवेशकों के लिए क्या मैसेज होगा, एक आम आदमी करे क्या स्टॉक मार्केट पे ऐसे माहौल में? देखिए, रिटेल निवेशकों के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि ये वोलेटिलिटी का जो मौसम है ये चलेगा कुछ देर तक। जैसे आपने जिक्र किया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, ब्याज दर दुनिया में बढ़ रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं सारे दुनिया में ब्याज दर बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन जैसे स्थिति में है। इस स्थिति में ब्याज दर बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। करीबन 6% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है। इंडिया में तो 6% डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में 6% इन्फ्लेशन एक्सेप्टेबल हो सकता है कुछ देर के लिए, पर डेवलप्ड कंट्रीज यूएस, यूरोप वगैरह में 6% इन्फ्लेशन अनएक्सेप्टेबल है। तो जरूर ब्याज दर बढ़ेंगे और इससे जो विदेशी निवेशक है वो रिस्क अवर्स थोड़ा बनेंगे। इस माहौल में हम लोगों को ऐसे कंपनीज पे और ऐसे सेक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा जो कि इस स्थिति में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इन्फ्लेशन कुछ हद तक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि ये जो कच्चा तेल आ रहा है, गैस आ रहा है, बाकी मेटल्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, उसके प्राइस बढ़ने के कारण ज्यादातर इन्फ्लेशन का असर इंडिया में हो रहा है। तो ऐसे सेक्टर, ऐसे शेयर्स, ऐसे कंपनीज में निवेश करना पड़ेगा जहां पे इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का असर कम हो। और एक चीज फाइनली मैं बताना चाहूंगा इस सवाल में कि जैसे पिछले 2 साल हम लोगों ने देखा है, इंडेक्स बहुत अच्छा बढ़ा है, इंडेक्स ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। इस साल शायद इंडेक्स इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा, पर स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, काउंटर स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की फिर भी उम्मीद रहेगी। लेकिन सुदीप जी, क्योंकि बाजार हम अगर पिछले 1-1.5 महीने पहले देखते तो बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन थी और उस समय कई निवेशकों की अपॉर्चुनिटी फिर से मिस हो गई है। 16,000 के नीचे जाते देखा था और इसके एकदम से क्या ताबड़तोड़ खरीदारी मार्केट्स को 18,000 के लेवल्स तक ले आई है। तो ऐसे माहौल में क्या आपको लगता है कि हम ऑल टाइम हाई लेवल्स फिर से रिकॉन्कर कर लेंगे? बाजार ऑल टाइम हाई लेवल्स को दस्तक दे रहा है, तो क्या वो पार होगा या फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? और अब गिरावट कहां तक देखते हैं? फिर निफ्टी का इस वित्त वर्ष के लिए आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? दो चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे देवगन साहब। एक तो देखिए, अगर आप निवेशक हैं, आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो अगर आपने अच्छा शेयर चुन के उसमें खरीदारी की है, तो थोड़ा ऊपर लेवल थोड़ा नीचे लेवल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद शेयर्स के बारे में, स्पेसिफिक शेयर्स के बारे में, स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो उससे आप आपको साफ नजर में आएगा कि कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो करंट लेवल से भी अच्छा खासा रिटर्न आने वाले दिनों में देगा। तो अगर इन सेक्टर्स में आप निवेश कर रहे हैं, तो हमारा सलाह तो यही होगा कि आप निवेश करिए, लेवल उतना मत देखिए। हाँ, अगर आप जब मार्केट गिरा था तब आपने खरीद लिया होता तो अच्छा होता, थोड़ा नीचे के लेवल पे आपको शेयर मिल जाता। पर अगर आपने नहीं खरीदा है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में भरोसा करते हैं, आपको लगता है कि अच्छा प्रदर्शन होने वाला है, तो वहां पे बेझिझक अभी भी निवेश करिए। जो जहां पे निवेश कर रहे हैं वहां पे थोड़ा समय दीजिए। वहां पे आप मार्केट वोलेटिलिटी से घबराइए मत। अगर अच्छा शेयर में आप निवेश कर रहे हैं तो बेझिझक निवेशित हो। अगर लेवल्स की बात करें तो आप लोगों को लगता है कि लेवल्स आप शायद बिफोर द एंड ऑफ द ईयर जरूर ये लेवल ऑल टाइम हाई ब्रीच करेगा, क्योंकि इंडिया का जो सेकुलर ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। ये शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म में ये सब करेक्शन देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटल्स, जो स्टोरी इंडिया का बन रहा है वो इंटैक्ट है और मार्केट अच्छा प्रदर्शन करेगा आने वाले दिनों में भी। अगर जो ग्रोथ किसी भी आप बड़े संस्था, बड़े जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है या वर्ल्ड बैंक जैसे संस्था है, इनका भी अगर ग्रोथ प्रोजेक्शन अगर देखेंगे, 8 से 9% जीडीपी ग्रोथ तो मिनिमम कह रहे हैं इंडिया में।
और ये अगर आप बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें, ये बहुत अच्छा है। तो विदेशी निवेशक भी एक बार मार्केट का उथल पुथल बंद होता है तो इंडिया में जरूर निवेश करेंगे, और हाँ, पर लिक्विडिटी सुदीप जी, बहुत जो है। जी, लिक्विडिटी ठीक है, वो आएगी अपनी, वो बात आपकी सही है, लेकिन जो निवेशक रोज का जो न्यूज़ फ्लो एक बार जो ट्रैक हो रहा है ना, उसमें अब जो सबसे बड़ी जो दो डेवलपमेंट्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी पे हावी हैं, एक तो जो कमोडिटी प्राइसेस एकदम से बढ़ने शुरू हुए और खास तौर से क्रूड के जो प्राइसेस हमने देखा क्या ताबड़तोड़ चाल दिखा गए, वो सरदर्द बने हुए हैं। और दूसरा अमेरिका में ये जो 2 साल और 10 साल की बॉन्ड यील्ड का हेरफेर हो रहा है, यहाँ पर 2 साल 10 साल के से ज़्यादा निकल गई है बॉन्ड यील्ड, उससे रिसेशन का खतरा आ गया है। क्या ये वाकई ये दो बहुत बड़े ट्रिगर्स हैं जो भारतीय बाजारों पे हावी हो सकते हैं और इससे कुछ नर्वस होने की जरूरत है भी कि नहीं? तो मैंने जैसे जिक्र किया, कुछ सेक्टर्स में इसका असर जरूर आएगा, जो जिसका बात आप कर रहे थे। कॉस्ट बढ़ रहा है और इससे मार्जिन में बहुत सारे सेक्टर में प्रेशर आएगा। एफएमसीजी में प्रेशर देखने को मिलेगा, कुछ हद तक फार्मा में भी प्रेशर देखने को मिलेगा। बाकी सारे सेक्टर्स जो कमोडिटी यूज करते हैं, जैसे सीमेंट की बात करें या कंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिलेगा मार्जिन पे। अब ये कॉस्ट जो एस्केलेशन हो रहा है, वो कितना हद कहाँ तक वो डिमांड इंटैक्ट रख के पास ऑन कर पाएंगे, वो आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। पर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे ये प्रेशर शायद इतना महसूस नहीं किया जाएगा। मैं एक सेक्टर का जिक्र करना चाहूंगा, बीएफएसआई बहुत दबाव में था पिछले दिनों में, और जो पिछला 2 साल का जो बुल रन था, उसमें भी इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कोविड रिलेटेड बहुत सारे शंका थी, सिर्फ क्वालिटी लेके क्वेश्चंस थे, और एक्चुअली कोविड के पहले से ही ये सेक्टर दबाव में था। और अब ऐसा स्थिति आ गया है कि करंट लेवल पे एक बहुत अच्छा पोजीशन बन रहा है, और हम लोगों को लगता है कि बीएफएसआई में इस वित्त वर्ष में बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि आपको बीएफएसआई में भी स्टॉक्स चुनने पड़ेंगे, स्पेसिफिक काउंटर में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि अगर आपने बड़े कंपनीज में, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर के दिग्गज बैंक्स हैं, लार्ज एनबीएफसीज है, वहां पे अगर निवेश किया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। दूसरा एक सेक्टर में जिक्र करूंगा, आईटी। आईटी में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा है पिछले 2 साल में, और अभी भी हम लोगों को लगता है कि ऑर्डर बुक इतना अच्छा है। कॉग्निजेंट के जो एक्सेंचुअर के जो कमेंट्री आया था, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये बहुत अच्छा ट्रेंड, ग्रोथ का ट्रेंड चलता रहेगा। ऑर्डर बुक कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो उथल पुथल ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है, इसका एक सीधा असर, जो इसका आप भी जिक्र कर रहे थे, इन्फ्लेशन वगैरह, ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट गोइंग अप, इसका असर होगा, रुपी डिप्रिशिएट करेगा। और ये रुपी डिप्रिसिएशन का सीधा बेनिफिट आईटी सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर इंडियन आईटी कंपनीज, पर्टिकुलरली दिग्गज आईटी कंपनीज का करीबन 50% प्लस इनकम यूएस डॉलर में आता है। तो ये सारे जो लक्षण है, ये इन कंपनीज को आने वाले दिनों में हेल्प करेगा। तो निवेशक के लिए सलाह यही होगा कि सटीक सेक्टर चुनिए, सटीक काउंटर्स चुनिए और बेझिझक निवेश करिए। तो कॉमोडिटी स्टॉक से थोड़ा दूर रहने की सलाह, और उन स्टॉक्स को चुनिए जहां पर कॉमोडिटी का इम्पैक्ट कम पड़ता है, जैसे कि बीएफएसआई और आईटी, यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाने की सलाह रहेगी। तो सर, आपने बीएफएसआई का जिक्र तो छेड़ ही दिया है, तो फाइनेंशियल स्टॉक्स फ्लेवर में आ गए हैं, और फाइनेंशियल स्टॉक्स की वजह से ही बाजार दोबारा से 18,000 के लेवल के ऊपर निकला है। ये जो मेगा मर्जर की घोषणा कर दी है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, इसको कैसे देखते हैं पूरे ही बीएफएसआई स्पेस के लिए, स्पेशली बैंकिंग क्षेत्र के लिए और एनबीएफसी स्पेस के लिए? ये मर्जर कितना बड़ा होने जा रहा है सर, और नेट नेट एंटिटी का क्या असर होगा, एक तो एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स पे और दूसरा पूरे ही बीएफएसआई स्पेस पे? बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हाँ, छोटे मोटे दिक्कतें आएंगी रेगुलेटरी, इंश्योरेंस कंपनी का होल्डिंग वगैरह लेके, पर ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। और ये कुछ हद तक कह सकते हैं वाज ऑन द कार्ड्स। बहुत दिनों से मार्केट में इस मर्जर के बारे में चर्चा होता था, पर अभी माहौल ऐसा हो गया है कि ये मर्जर दोनों कंपनीज के लिए बहुत सेंस रखता है, बहुत मायने रखता है। ओवरऑल एचडीएफसी लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा था, और वो कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम हो जाएगा बैंक के साथ मर्जर होने के बाद। बैंक और एचडीएफसी कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन रीच बेहतरीन होगा, जिसका फायदा सिर्फ एचडीएफसी लिमिटेड को नहीं, और बाकी, क्योंकि बाकी सारे जो इनके सब्सिडियरीज है, इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, सबको ये फायदा होगा। ओवरऑल सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मूव है, क्योंकि देखिए, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक हो जाएगा। एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, करीबन 26 लाख करोड़ का लोन बुक है, और इनका लोन बुक करीबन 18 करोड़ का हो जाएगा। और ये ग्लोबली एक एक्सेप्टेबल और रिकॉग्नाइजेबल साइज का बैंक बन रहा है। आईसीआईसीआई जो कि इसके बाद आता है,
उसका भी डबल करीबन बुक साइज और करीबन साइज बन रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हाँ, आने वाले दिनों में शायद और भी कुछ ऐसा मर्जर देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड सेट कर सकता है। ओवरऑल हम लोग बीएफएसआई में जैसे जिक्र किया पॉजिटिव है। मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपने बोला कमोडिटी सेक्टर से दूर रहना, मैं कमोडिटी सेक्टर से दूर नहीं रहने के लिए कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ Okay. कमोडिटी जो इस्तेमाल करते हैं उन कंपनी से दूर रहिए, पर कमोडिटी के लिए पॉजिटिव है। तो आज अगर आप कोई कंपनी माइनिंग करता है जैसे मॉयल, इनके लिए बहुत अच्छा है। कोई कंपनी अगर स्टील बनाता है और स्टील डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है, उनके लिए अच्छा है। एल्यूमिनियम कंपनीज है, उनके लिए अच्छा है। तो और अच्छा, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इनके लिए अच्छा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मैंगनीज का प्राइस पिछले करीबन कुछ महीनों में 36% ग्लोबल मार्केट में बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पे जो मेटल्स या जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उन कंपनीज के लिए। ओके राइट, तो मैं आपसे काउंटर स्पेसिफिक सवाल तो पूछूंगा ही सर, अलग अलग सेक्टर पे आपकी क्या पसंद है, लेकिन क्योंकि हम बीएफएसआई के ऊपर बात कर रहे हैं तो अब जो सबसे बड़ा इवेंट लाइंड अप है मार्केट के पास वो है आरबीआई की पॉलिसी 6 से 8 अप्रैल को है। क्या एक्सपेक्टेशन है सर, इस बार कुछ ब्याज दरों में हलचल या फिर बढ़त देखने को मिल सकती है? क्योंकि अमेरिका में तो ब्याज दरों का बढ़ना सिलसिला शुरू हो गया और ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका में अगर ब्याज दरें बढ़नी शुरू हों तो इमर्जिंग इकोनॉमीज पीछे रह जाएं। तो क्या मानते हैं कि एक और खतरे की घंटी होगी और आरबीआई का कुछ टफ स्टैंड इस बार ले सकता है क्या? नितिन साहब, देखिए, जो हम लोगों को लगता है कि शायद इस बार भी आरबीआई गवर्नर और आरबीआई जो क्रेडिट कमिटी है उनका राय ब्याज दर ना बढ़ाने का रहेगा। वो वेट एंड वॉच मोड पे रहेंगे। पर दो तीन चीज जरूर होगा। डबिश स्टैंड जो उनका है वो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रोथ को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है और वही पॉलिसी आरबीआई अडॉप्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन अभी भी ऐसा स्थिति में नहीं आया कि अनमैनेजेबल है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। मैं जिसका जिक्र पहले भी कर रहा था, करीबन हाँ ये टॉलरेंस लेवल के ऊपर है, पर ऐसा नहीं है कि अनमैनेजेबल है। जो होगा जरूर वो होगा उनका इन्फ्लेशन फोरकास्ट। जो आरबीआई का इन्फ्लेशन फोरकास्ट आएगा वो बढ़ाया जाएगा और वहां पे ये लोग बातचीत करेंगे, शायद गाइडेंस देंगे कि वॉच करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे मॉनसून के बाद। मॉनसून का स्थिति कैसा होता है, मॉनसून प्रॉपर होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर क्रॉप अराइवल डिपेंड करेगा। और एग्री कमोडिटी का जो इन्फ्लेशन है, एग्री कमोडिटी रिलेटेड जो प्राइसेस है, उस पर आरबीआई का बहुत कड़ा नजर रहेगा। ये वॉच करने के बाद शायद आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ठोस कदम लिया जाएगा। तब तक वो वेट एंड वॉच मोड पे रहेंगे और इन्फ्लेशन फोरकास्ट जरूर चेंज करेंगे। तो अगर मार्केट को सर यहाँ से बढ़ना है तो कौन से बहुत बड़े ट्रिगर्स जो हैं वो हम क्लोजली वॉच करेंगे अब आने वाले समय के लिए? ट्रिगर्स क्या है मार्केट के लिए जिसके बलबूते मार्केट चढ़ेगा? दो ट्रिगर मैं आपकी बात करना चाहूंगा। पहला ट्रिगर है यूक्रेन और रूस का युद्ध विराम, और ये युद्ध विराम के साथ साथ जो कमोडिटी प्राइसेस इतना बढ़ा हुआ है जिसके कारण इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ कमोडिटीज है। और जैसे हम आज भी देखे हैं, जो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं, उससे एक रिकॉर्ड लेवल पे डेफिसिट आ गया है, $18 बिलियन का डेफिसिट आया है। तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पे है। और रूस यूक्रेन का युद्ध विराम होने के साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस पे प्रेशर कम होगा और ये इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। सो ये ट्रिगर जरूर मार्केट का इंतजार रहेगा इस ट्रिगर का। दूसरा ट्रिगर होगा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। जैसे मैं बात कर रहा था, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में शायद एक मिक्स्ड बैग आएगा इस बार, पर उससे ये ट्रेंड क्लियर हो जाएगा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि बीएफएसआई अच्छा परफॉर्म करेगा, आईटी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक, तो ये जैसे कहते हैं ना, टेल ऑफ टू सिटीज हो जाएगा। कुछ स्टॉक्स, कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे और वहां पे आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, वो रैली लीड करेंगे। और कुछ जगह पे आपको दिक्कतें सामने दिखेगी जब तक ना जो मार्जिन प्रेशर कम होता है, उसका कारण कॉस्ट एस्केलेशन है। मैं एक रिलायंस की बात करना चाहूंगा। रिलायंस में अगर देखिए, जीआरएम एक रिकॉर्ड लेवल पे शायद इस क्वार्टर में हम लोग देखेंगे, जो कभी शायद देखने को नहीं मिला था। जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $10-11 बहुत अच्छा माना जाया करता था और डबल डिजिट के नीचे भी बीच बीच में जीआरएम आ रहा था, वो अब शायद एक 30 के ऊपर जीआरएम आ जाएगा। वो एक बहुत ही पॉजिटिव है रिलायंस के लिए। और बहुत सारे कंपनी जो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है। तो निवेशकों को सर तलाश तो हमेशा ऐसी कंपनियों की रहती है जहां पर फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो और मार्केट में कोई डिप भी आ जाए तो उन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो अगर कोई बास्केट बनानी हो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के इस फिस्कल में या फिर अगले 1 से 2 साल के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, तो कौन से स्टॉक्स आप सजेस्ट कर रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी में और मिड कैप कैटेगरी में?
देखिए लार्ज कैप में बीएफएसआई में मेरी सलाह तो यही होगी कि आप दिग्गज बैंक्स में निवेश करिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट लेवल पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम लोग का 600 रुपए का टारगेट है 1 साल के लिए। और यहाँ पे खास बात यह है कि इनका एसेट क्वालिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, लोन ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, और जो डिजिटल पे फोकस आने के कारण रिटेल बुक बढ़ रहा है जो कि मार्जिन एक्रेटिव है, और इनके सारे सब्सिडियरीज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे भी ये वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना आने वाले दिनों में रहेगा। सो स्टेट बैंक में जरूर निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज 3 बैंक हैं, एचडीएफसी का जिक्र आपने भी किया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, तीनों में निवेश कर सकते हैं। नजरिया थोड़ा लंबा रखिए, ये तीनों में निवेश करिए। मिड कैप और इस क्षेत्र में अगर बीएफएसआई में निवेश करना है तो मैं गोल्ड लोन कंपनीज का जिक्र करना चाहूंगा। बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा बिजनेस एक्सपेंशन इनका होगा। पहले सिर्फ साउथ सेंट्रिक बिजनेस हुआ करता था, अब ऑल ओवर इंडिया इनका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, तो मुथूट और मन्नापुरम दोनों में निवेश किया जा सकता है। आईटी कंपनीज का अगर जिक्र करें, हमारा फेवरेट है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। इसका मुख्य कारण ये है कि पीयर कंपैरिजन अगर करें तो वैल्यूएशन के लिहाज पे अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पे जरूर निवेश किया जा सकता है। थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो अभी भी विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस में निवेश किया जा सकता है, तो ये शेयर्स लेके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स अगर देखें, जहां पे हम लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, वो है कॉनकॉर। आप ये देखिए, रेल फ्रेट, रेल लॉजिस्टिक्स में दिग्गज कंपनी है, करीबन 66% कंटेनराइज जो ट्रैफिक है इसी कॉनकॉर के थ्रू जाता है। और इसमें 2 खास बात है, एक डबल स्टैकिंग चालू हो गया, उसका बहुत बड़ा मार्जिन पे असर आएगा, पॉजिटिव असर, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल ने चालू किया, और इसका बेनिफिट सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर है, बेनिफिट सबसे ज्यादा कॉनकॉर को आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर इस चीज को नजर में रखते हुए कॉनकॉर में खरीदारी की जा सकती है। मैंने बातों बातों में जिक्र किया था मेटल और माइनिंग कंपनीज का, मॉयल का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैंगनीज। मैं बता रहा था 36% ग्लोबल मार्केट में प्राइस बढ़ा है पिछले दिनों में, थोड़ा बहुत बाद में कम भी हो तो एक लेवल पे एलिवेटेड प्राइस रहेगा, और इनका प्रोडक्शन भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि स्टील का प्रोडक्शन 2.5 गुना होना है FY21 से FY30 के अंदर, और स्टील का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है स्टील प्रोडक्शन के लिए मैंगनीज, सो इनका डिमांड बहुत बढ़ेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा मॉयल पॉइज्ड है, यहाँ पे भी निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, पर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे क्या करना चाहिए सर? लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये सिर्फ मान लें कि डिविडेंड यील्ड के तौर पे ही कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी और वैसे कोई चाल बनेगी नहीं। एक तो इन कंपनियों के नतीजे कैसे रहेंगे, और ऊपर से जिनके पास भी शेयर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी पे? ये बीपीसीएल में डिसइन्वेस्टमेंट का बहुत दिनों से चल रहा है, पर अब तो वो शायद बैक बर्नर में चला गया है। अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट वापस होराइजन पे आता है तो शायद बीपीसीएल लेने लायक होगा। और आज के दिन में जब ऑयल प्राइस में इतना वोलेटिलिटी है, और ये सब्सिडी का इशू हमेशा जब ऑयल प्राइस बढ़ता है तब आता है, कौन शेयर करेगा, कैसे शेयर करेगा, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो मैं तो निवेशक को अभी इस माहौल में ऑयल मार्केटिंग कंपनी से दूर रहने की सलाह दूंगा। और डेफिनेटली जैसे मैं जिक्र कर रहा था, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जैसे ओएनजीसी ऑयल, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस देखिए $60 प्रति बैरल हुआ करता था, और वहां से ये 130 प्लस हो गया था, अभी थोड़ा नीचे आके 104-105 के आसपास है। और युद्ध विराम होने के बाद भी 60 पे तो नहीं आएगा बहुत दिन तक, और इसका फायदा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि अगर आप मेटल्स, माइनिंग और ऑयल एंड गैस में रहना चाहते हैं तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया में जरूर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ पेरिफेरल सेक्टर्स भी हैं सर जहां पर पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत ज़बरदस्त चाल देखी है, जैसे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी जो कंपनी है वहां पर क्या ज़बरदस्त ताबड़तोड़ चाल देखी है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि कोई अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है केमिकल्स, फर्टिलाइजर या फिर शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों पे? केमिकल्स में हम लोगों को यूपीएल अच्छा लगता है, दिग्गज कंपनी है, जैसे हम जानते हैं एग्रोकेमिकल्स में ग्लोबली टॉप 5 में आते हैं अभी। और यहाँ पे इनका देखिए, रूस यूक्रेन का युद्ध जो हुआ है, ग्लोबल कंपनी है, पर इसका असर बहुत कम है। यूक्रेन में इनका करीबन 2% ऑफ रेवेन्यू यूक्रेन से आता है, और इनका सप्लाई चेन भी डिसरप्ट नहीं हुआ है। और आने वाले दिनों में हमको लोगों को लगता है कि इसका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा, तो यहाँ पे खरीदारी जरूर की जा सकती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर कंपनीज में जरूर ध्यान दिया जा सकता है।
थोड़ा सोच समझ के अभी करें, इसमें मैं कदम रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि जैसे पहले जिक्र कर रहे थे, कॉस्ट का इशू थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉस्ट पुश आ रहा है, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ रहा है, उसका असर यहाँ पे आ सकता है, कि क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वहां पे पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे इम्पोर्टेड मिनरल्स रहता है, और उसका असर सही तरह से समझना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। तो अगर निवेश करना है, एग्रोकेमिकल ठीक सेक्टर है, स्पेशलिटी केमिकल में, आरती इंडस्ट्रीज में वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना है, इनका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बेहतरीन है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और प्राइस भी नीचे हुआ है, थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो आरती इंडस्ट्रीज में भी स्पेशलिटी केमिकल में खरीदारी की जा सकती दो सेक्टर्स छूट के, इनफैक्ट तीन, एक था फार्मा, एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल और एक है ऑटो। इन तीनों सेक्टर में से क्या पसंद है आपको, या फिर इन तीनों को अवॉइड लिस्ट में रखेंगे? है। अवॉइड तो नहीं रखेंगे। ऑटो में मैं एक सलाह निवेशक को दे रहा हूं हमेशा, कुछ दिनों से, कि ऑटो में बहुत उथल पुथल हो रहा है। आप एक बार रूस यूक्रेन युद्ध ये सब भूल जाइए, तो भी ये ईवी रिलेटेड जो वोलेटिलिटी वो भयंकर है, और सही मायने में दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कौन सा कंपनी क्या हालत में रहेगा आज से 5 साल बाद, और किसका ईवी चलेगा, किसका ईवी नहीं चलेगा। जो ट्रेडिशनल इंजन है उसमें हम सबको मालूम है कि मारुति दिग्गज प्लेयर है, मारुति का 60% के ऊपर मार्केट शेयर है, पर ईवी जो कि बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, और सरकार का भी एफर्ट है, ग्लोबली एफर्ट है ईवी बढ़ाने का, और ईवी में कौन लीडर बनेगा, किसका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, वो किसी को मालूम नहीं। और अब इसी माहौल में अगर आपको ऑटो सेक्टर में प्ले करना है, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि ऑटो एंसिलरी के जरिए प्ले करिए, क्योंकि एंसिलरी में दिग्गज कंपनीज हैं हमारे कंट्रीज में, जो कि नॉट ओनली इंडिया के ऑटो कंपनीज को सप्लाई करते हैं, बट ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ भी इंटीग्रेटेड है, ग्लोबल कंपनीज को सप्लाई करते हैं। और खास बात यह है कि ट्रेडिशनल इंजन हो या ईवी हो, इनका प्रोडक्ट जो है वो ट्वीक करना बहुत ईजी होता है, और वो कर भी रहे हैं ईवी के लिए। ये मैरिज नहीं है कोई इंजन टाइप के साथ, तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज ट्रेडिशनल व्हीकल में ऑटो एंसिलरी का जो कंपोनेंट, जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो परसेंटेज है, उससे बहुत ज्यादा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होगा ईवी में। मतलब ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट्स आएंगे फाइनल ईवी में, उसका कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इनका बिजनेस बढ़ेगा। तो जो ग्लोबल कंपनीज इंडिया में है, जैसे मदरसन सुमी, भरत फोर्ज, बॉश की बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, यहाँ पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। तो किसी को अगर ऑटो में इन्वेस्ट करना है, एंसिलरीज में जाइए, ऑटो सेक्टर से थोड़ा दूर रहिए। ऐसा लग रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल और फार्मा आपके रडार पर है नहीं सर। गर्मियां आ गई हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल में कुछ हरकत होगी या फिर मार्जिन पिक्चर इनकी बिगड़ जाएगी? और फार्मा स्टॉक्स उछले हैं पिछले महीने, निचले स्तरों से खरीदारी आई है बहुत समय बाद, तो कोई स्टॉक है जो ट्रैक करना चाहिए? देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक ही, कंज्यूमर एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक बात कहूंगा कि जैसे कॉस्ट की बात हो रहा है, बहुत चैलेंजेस है अभी आने वाले दिनों में, कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, तो ये पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने देखा एचयूएल ने कुछ प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाए, कुछ प्रोडक्ट के पैक साइज रिड्यूस किया है, तो मार्जिन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी किसी को मालूम नहीं है वॉल्यूम पे कितना असर आएगा, कितना प्राइस बढ़ा पाएंगे। और रूरल डिस्ट्रेस की जो बात हो रही है वो रियल है, रूरल डिमांड उतना बढ़ नहीं रहा है, शायद कमी हो रहा है, तो थोड़ा मैं सतर्क रहने की सलाह दूंगा। एसी आज सुनने को आ रहा है कि एसी प्राइसेस बढ़ेंगे, और उसका असर डिमांड पे क्या होगा बताना मुश्किल है। तो इस माहौल में मैं थोड़ा सतर्क रहूंगा इंटायर सेक्टर में। और अगला 2 क्वार्टर हम लोगों को लगता है कि इस एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा उथल पुथल रहेगा, तो दूर रहिए। बाकी जो सेक्टर्स है, पर्टिकुलरली फार्मा, हमारा इसमें व्यू एक है कि थोड़ा बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, पर यूएस बेस्ड जो कंपनीज है जिनका प्रोडक्ट यूएस में जाता है, यूएस में प्राइसिंग प्रेशर रियल है, कंपटीशन रियल है, ये थोड़ा रिलीफ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फार्मा में अगर खरीदारी करनी है तो डोमेस्टिक फोकस फार्मा कंपनी पे ध्यान देने का सलाह हमारी तरफ से रहेगी। सर आखिरी प्रश्न आपसे, देखिए जो इस बार इन्वेस्टर्स आए ना मार्केट में, वो काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स, इनफैक्ट ज़्यादातर तादाद ऐसे इन्वेस्टर्स की है और यंगस्टर्स हैं जो पहली बार निवेश कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, और उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट जो पिछले साल चली थी वो अब आने वाले समय के लिए वैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी कि नहीं, और थोड़ा डर भी लग रहा है उनको, क्योंकि बाजार में लगे हैं बहुत बड़े बड़े झटके। स्पेशली ये जो आईपीओ मार्केट में न्यू एज कंपनीज आई थी, इनमें बहुत लोग ट्रैप हुए हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे नए इन्वेस्टर्स को, और स्पेशली ये जो न्यू एज कंपनीज है इन पे आपकी कैसी कवरेज है?
ये दो हिस्सों में बांटते हैं। न्यू एज कंपनी की बात पहले कर लेते हैं, फिर बाकी बात करते हैं। न्यू एज कंपनीज अनफॉर्चुनेटली इनके वैल्यूएशन, जिन वैल्यूएशन पे इन्होंने लिस्टिंग किया, जिन वैल्यूएशन पे आईपीओ लाए, वो शायद अप्रोप्रिएट नहीं था, और उसी का असर आज मार्केट में देखने को मिल रहा है। इनके प्राइसेस सिग्निफिकेंटली कम हो गए। अब जोमेटो की बात करें या पेटीएम की बात करें, या जो 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 इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, जो इंश्योरेंस ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार की बात करें, तो यहाँ पे कुछ जगह पे तो बिजनेस मॉडल अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ। कब प्रॉफिटेबिलिटी आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। इवेंचुअली कंपनी क्या करेगी उस पे कोई अभी दिशा नहीं सामने उभर के आया है। तो निवेशक को तो मैं हमेशा शुरू से इन सेक्टर से दूर रहने की, इन कंपनी से दूर रहने की सलाह दे रहा हूँ। मैं इन कंपनीज को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, प्राइसिंग गलत था, और जिस प्राइस पे लिस्टिंग हुआ था, जिन प्राइस पे इशू लाए थे, वो गलत था। तो अभी भी दूर रहिए, एक बार स्टेबल होने के बाद ही निवेश करिए। बाकी निवेशकों ने, जो नए निवेशक हैं, अगर उन्होंने अच्छी कंपनीज में, जिन शेयर्स का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, अगर निवेश किया है तो बेझिझक निवेशित रहिए। बाजार में आप आए हैं, निवेश किए हैं, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी तो रहेगा ही। और एक 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 स्टेज हमने देखा था जब कोविड के बाद मई 20 से लेके कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा था, और ऐसा तो हो नहीं सकता, कभी तो करेक्शन आएगा ही। तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखा, पर जैसे हम लोग अभी भी जिक्र कर रहे थे, ऑल टाइम हाई के वापस आसपास हम आ गए। युद्ध विराम होने के बाद शायद ऑल टाइम हाई वापस क्रॉस कर ले। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट पे आपको एक समय तक निवेशित रहना है। मार्केट को ज्यादा टाइम मत करिए, मार्केट में टाइम दीजिए। ये हमेशा हम लोग बोलते हैं, और यही मार्केट में सक्सेस का मंत्र है। बहुत बेहतर सर, ये आपने बहुत बढ़िया मैसेज दे दिया निवेशकों को कि टाइम मत कीजिए मार्केट को, समय दीजिए मार्केट को, और उसी से ही पैसा बनेगा। बहुत शुक्रिया सुदीप जी बिस्तक के साथ जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स पे तेज़ी बन सकते हैं या फिर जहाँ से दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।